तो आइए आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। इसके पहले आपको इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और असर्टिव ये तीनों पढ़ाया जा चुका है। तो पहले हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूल्स देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए इसकी पहचान क्या है। ऐसे वाक्यों में प्रसन्नता, शोक, दुख, आश्चर्य आदि बातें प्रकट होंगी। कोई भी वाक्य जिसमें मतलब हृदय में जो अचानक उठने वाली तीव्र भावनाएं होती हैं, जैसे अत्यधिक सुख, अत्यधिक दुख, आश्चर्य, घृणा, शाबाशी, ये सभी मतलब कि भावनाएं होती हैं, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं हिंदी में। देखिए इंटरजेक्शन को समाप्त कर देता। अब रूल यहाँ आगे बताया जा रहा है कि मतलब इस पहचान हो गया ऐसे वाक्यों से लेके बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। तो पहला नियम कह रहे हैं इंडायरेक्ट बनाने का, इंटरजेक्शन को समाप्त कर देते हैं। इंटरजेक्शन माने विस्मय सूचक चिन्ह जो होता है उसको भी समाप्त करेंगे, और उसके अलावा इंटरजेक्शन मतलब एलास हुआ, हुर्रे हुए, ओ आ, ये सब इंटरजेक्शन इनके पास लग रहा था ना, इन शब्दों को और निशान को भी क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं, क्योंकि इनके भाव रिपोर्टिंग वर्ब से ही स्पष्ट हो जाते हैं। इंटरजेक्शन हुर्रा से जो है, यानी हुर्रा अगर किसी वाक्य में आएगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसमें जानिए खुशी प्रकट हो रही है। एलास आएगा तो दुख प्रकट हो रहा है। व्हाट ए या हाउ से आश्चर्य प्रकट होगा, और ब्रेवो से अप्रूवल प्रकट होगा। अप्रूवल माने होता है समर्थन या मतलब अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन, प्रशंसा, ठीक। तो जिसमें प्रशंसा किया जाएगा, किसी का अनुमोदन किया जाएगा तो ब्रेवो से। तो चलिए देख लेते हैं अब। रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्टिव दैट से, कनेक्टिव माने कंजक्शन दैट से जोड़ते हैं। तीसरा है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन के बदले। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन माने वही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मय सूचक चिन्ह को नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। एक्सक्लेमेशन माने विस्मय, नोट माने चिन्ह भी होता है, विस्मय सूचक चिन्ह के बदले फुल स्टॉप लगा देते हैं। भाई डायरेक्ट स्पीच में तो विस्मय सूचक चिन्ह आएगा, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेकिन इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप ही लगता है, क्योंकि हमेशा असर्टिव में ही इनडायरेक्ट लिखा जाता है। अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं, तभी तो फुल स्टॉप लगेगा। चौथा रूल हमारा कह रहा है पर्सन और टेंस का परिवर्तन असर्टिव की तरह ही होता है। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना, सन बेटा 123 वाला सूत्र बताया गया था। ये सब जैसे असर्टिव में वैसे यहाँ भी टेंस वगैरह भी बदलोगे। बाकी रही बात पांचवा है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को आशय के अनुसार बदल देते हैं। आशय के अनुसार मतलब जो भी उसमें प्रकट हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विद सारो, विद एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जो भी प्रकट हो रहा है उसी हिसाब से बदल देंगे। भाई सुख प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड साथ विथ जॉय लगा देंगे, दुख है तो विथ सारो लगा देंगे, घृणा है तो विथ कॉन्टेम्प्ट लगा देंगे, और आश्चर्य है तो विथ सरप्राइज लगा देंगे, और क्रोध है तो विथ एंगर लगा देंगे, ठीक। और ठीक जो भी हाँ अप्रूवल है तो एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल करा देंगे, यानी शाबाशी अगर प्रकट अप्रूवल या एक शब्द प्लाज है, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए वाक्य देखते हैं, सब खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या करते हैं। पहला नियम हमारा ये कह रहा है, नियम और वाक्य भी देखिए साथ में। यदि वाक्य में प्रसन्नता प्रकट की गई तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वाक्य में खुशी प्रकट की है तो एक्सक्लेम्ड चाहे साथ विथ जॉय कर दिए या डिलाइट। जॉय माने भी खुशी, डिलाइट माने भी खुशी या आनंद, ठीक है ना, इसलिए चाहे जिसमें कर दिए। उदाहरण के लिए जैसे ही सेड, उसने कहा हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, उसके हुर्रे में माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। खुशी की बात है मेरा पुराना दोस्त आ गया। ओल्ड माने यहाँ बूढ़ा नहीं होगा, पुराना होगा, ठीक है ना, मेरा पुराना दोस्त आ गया। तो सीधी सी बात, किसी का पुराना दोस्त बहुत दिन बाद मिल जाएगा तो आप खुश हो गए, नहीं रे वाह आपसे तो बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, आप कैसे हो। तो ही इज क्लेम्ड विथ डिलाइट कर दिए या विथ जॉय कर दिए, दैट कंजक्शन लगा देंगे। ध्यान देना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगता है। उसके बाद माई का ही के अनुसार बदलेंगे, ही जो ओल्ड फ्रेंड हैज का हाइड हो जाएगा कम, क्लियर, क्योंकि उसके पास आया है तो पास आने के लिए कम का गो नहीं बदला जाता। अगला है बी वाला। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना, हुर्रे रहेगा तो आपको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से बदलना है या डिलाइट से, ठीक ना। दूसरा रूल कह रहा है यदि वाक्य में शोक प्रकट किया गया तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। शोक जैसे उदाहरण ही सेड एलास आई एम रूइंड। एलास माने अफसोस की बात है या दुख की बात है, मैं बर्बाद हो गया। रूइंड माने बर्बाद हो जाना, कहते नहीं मैं बर्बाद हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो बर्बाद हो जाता है। तो हम देखिए एलास हमेशा दुख का प्रतीक है, तो एलास आएगा तो आपको एक्सक्लेम्ड विथ सारो या
ग्रीफ लगा देना है। ग्रीफ माने भी दुख, सारो माने भी दुख। तो जगह ही क्लेम्ड विद सारो व दुख के साथ कहा दैट ही वाज रूइंड, की वह बर्बाद हो गया। तीसरा है रूल हमारा, यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई हो तो प्रेज्ड या अप्लॉडेड शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर मतलब प्रशंसा के लिए की अंग्रेजी क्या होता है, प्रेज या अप्लॉडेड, यानी क्लेम्ड की जगह प्रेज्ड या अप्लॉडेड कर दीजिए, ठीक ना। जैसे उदाहरण करें कि ही सेड, उसने कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुम अच्छा किए हो, ठीक है ना। तो ही सेड की जगह क्लेम्ड देखिए हमेशा करते थे, लेकिन यहाँ अप्लॉडेड कर दिया। या तो आप प्रेज्ड भी कर सकते हैं। अप्लॉडेड माने भी प्रशंसा करना, किसी की ताली बजा के प्रशंसा करना, उसको अप्लॉडेड कहते हैं, ठीक है। तो ये अप्लॉडेड माने उसने प्रशंसा किया, अस माने हमारी। इसमें देखिए यू आपका सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट आप एक मान सकते हो उसको बदलने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब कि अस मान लिया गया है, वैसे मी भी मान सकते थे, यहाँ मान लिया अस मान लिए, क्योंकि दोनों मान सकते हो अपने हिसाब से, ठीक ना। आपकी ही केवल प्रशंसा किया तो मी मानोगे, और भी आपके साथ लोग हैं उन सबको मिल के सबकी प्रशंसा किया गया है उसमें कि तुम लोग अच्छा किए हो, तो भाई अस भी लगा दिए। मतलब ही अपलॉडेड अस सेइंग दैट, उसने हमारी यह कहते हुए प्रशंसा किया। ध्यान देना, अपलॉडेड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सेइंग अपने मन से लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में आता है ना कहते हुए प्रशंसा किया, जो कहते हुए रहेगा उसको बाद में लिखा है। तो सेइंग का अर्थ होता कहते हुए। ही अपलॉडेड अस सेइंग दैट, वह हमारी यह कहते हुए प्रशंसा किया, दैट वी हैड डन वेल, कि हमने अच्छा किया था। मान लीजिए कुछ लोग मिलकर, कोई क्रिकेट की टीम है, मान लीजिए अच्छा खेले, तो कहते हैं कि शाबाश तुम लोग अच्छा किए कि भाई मैच जीत लिए। तो एक बात और बता दे रहे हैं आपको, ये तो आप प्रेज्ड या अपलॉडेड से बनाया गया, लेकिन आप प्रेज्ड या अपलॉडेड भूल जाइए तो एक तरीका दूसरा भी मैं बता दे रहा हूँ, आर करके आप इसको उसको भी समझ लीजिए, अथवा करके वो भी वाक्य हम बता दे रहे हैं। तो ही चाहे तो आप अपलॉडेड का अपलॉडेड ही रहने ना लिखो, तो सेड को क्लेम्ड में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बता दे रहे हैं। तो चाहे तो आप अपलॉडेड का प्रयोग ना करो तो क्लेम्ड से भी बना सकते हो, सेइंग भी नहीं लिखना पड़ेगा। कैसे देखिए, ही क्लेम्ड कर देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो मानना है टू अस, तो टू अस मान लो, मी मानना तो मी मान लो, जो भी मानना, ठीक ना। ही अपलॉडेड एक्सक्लेम्ड टू अस, वह हमसे कहा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ब्रेवो के आने पर अभी पीछे बताया गया अप्रूवल प्रकट होता है ना, तो आप विथ अप्रूवल यहाँ कर दीजिए। ही इज क्लेम्ड टू अस विथ अप्रूवल। अप्रूवल अभी पीछे आया था आपको, वही अप्रूवल माने होता है अनुमोदन, यानी किसी के अनुमोदन करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ही इज क्लेम्ड विथ अस विथ, ही इज क्लेम्ड टू अस विथ, वह हमसे अनुमोदन के साथ कहा, यानी कि प्रशंसा करते हुए कहा। या अप्रूवल आप भूल जाओ तो आप इसी में से अपलॉड जो वर्ब नहीं है, इसी का आप नाउन बना दो, डी ई हट के यस ई हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द APPLAUSE ऐसे कर दो, APPLAUSE, अपलाज, ठीक है ना। अपलाज शब्द कहाँ से आया, इसी अपलॉडेड का नाउन फॉर्म है अपलाज। अपलॉडेड माने प्रशंसा करना, प्रशंसा करके कहना, और कहना का अगर क्लेम्ड लिखोगे तो प्रशंसा का अंग्रेजी अपलाज हो जाएगा, इसी का नाउन। तो इसलिए आप ही इज क्लेम्ड टू अस विथ अप्रूवल या विथ अपलाज, इन दोनों में से कोई एक कह सकते हो, ठीक ना। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, दैट लगा के जोड़ देना, जैसे हमेशा बनाते हो। यू को आप आस किए हो तो वी कर दो, हैव का हाइड कर दो, डन वेल, ये भी बहुत सरल तरीका है, एकदम 100% सही तरीका है। विद्या प्रकाशन की किताब आप उठा के देखेंगे कक्षा 10 की या 12 की, तो उसमें ये तरीका बताया गया है कि क्लेम्ड विथ अप्रूवल का प्रयोग करना, ठीक है ना। और डिसेंट जनरल इंग्लिश देखोगे तो आप, वो भी इंटर हाई स्कूल की किताब आती है, उसमें आपको बताया कि क्लेम्ड विथ अपलाज का प्रयोग भी करते हैं। क्लियर, तो अपलाज या अप्रूवल दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप अपलॉडेड से भी बना सकते हो। तो दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शनल क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, तो चाहे जिस तरीके से बनाया रहेगा हमको सही मानना पड़ेगा। इसलिए मैं सारे रूल्स आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से क्वेश्चन कितना टफ लेवल करे आपको दिक्कत ना हो। देखिए अगला रूल हमारा कह रहा है कि डी वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ हो, कभी कभी व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होता है, लास्ट ओ आ रे सबसे नहीं प्रारंभ होता है, व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होगा, और तो इनके द्वारा विस्मय या अधिकता का बोध प्रकट होता है। व्हाट ए या हाउ, व्हाट के बाद कभी ए आ जाएगा या हाउ आ जाएगा, तो उस प्रश्नवाचक वाक्य में तो प्रश्न पूछने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ विस्मय के लिए आएगा। विस्मय के लिए जब आएगा जानते हो क्या होता, तो इनके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, तब सब्जेक्ट वर्ब पाएगा। और वाक्य के अंत में व्हाट ये हाउ के बाद लास्ट में इंटरजेक्शन का निशान लगा रहेगा,
जो कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक लगा रहता है। क्लियर? और इनके बाद सहायक क्रिया वहाँ आती है। तो स्ट्रक्चर चेंज है, उतना समझ। तो इनके तब इनसे जानते क्या प्रकट होता है? विस्मय या अधिकता का प्रकट होता है। विस्मय मतलब कोई आश्चर्य की बात होती है, अधिकता माने कोई मतलब कि ज़्यादा मात्रा प्रकट होती है, ठीक ना। इन भाव को प्रकट करने के लिए इनडायरेक्ट में वेरी या बिग या ग्रेट इस प्रकार लगाते हैं। वेरी माने बहुत होता है, तो अधिकता प्रकट करने वाले शब्द व्हाट ए या हाउ हैं, इन दोनों को हटा दिया जाएगा, तो इनके बदले में अधिकता वाला शब्द वेरी लगा दिया जाएगा। बिग माने बड़ा, हिंदी में जैसे आपके अर्थ आ रहा है, बहुत आ रहा है तो वेरी लगा दीजिए, बड़ा आ रहा है तो बिग लगा दीजिए। ग्रेट माने बड़ा भी होता है, महा भी होता है, महान भी होता है, ठीक ना, बड़ा या महान होता है। जैसे महामूर्ख आ गया तो ग्रेटफुल कर दीजिए, बहुत बड़ा मूर्ख है तो बिग भी कर सकते हो। तो बहुत चालाक है तो वेरी क्लियर कर दो। इस तरह से जो भी अर्थ है, तो वेरी या ग्रेट स्पेशली दो में बदल सकते दीजिए आप। अगला है, ठीक है, तो आश्चर्य के लिए कोई भी लगा सकता है। जैसे कोई घर देखिए, व्हाट ए हाउस इट इज़, क्या घर है, तो आप कहोगे इट इज़ ए बिग हाउस, ये एक बड़ा घर है। बड़ा है तो बड़ा कर दीजिए, बड़ा घर है, ठीक है, ये एक महान घर है, ग्रेट हाउस भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अर्थ के अनुसार कर सकते हो। तो बड़ा घर है तो बिग हाउस बिल्कुल आप कर दीजिए। अगला है, देखिए उदाहरण से समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। देखिए नियम इसका जान लीजिए, व्हाट ए या हाउ को बदलते कैसे, कब वेरी में बदलेंगे, कब ग्रेट में बदलेंगे, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। पहला रूल कह रहा है कि व्हाट ए या हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो इन्हें ग्रेट में बदल देते हैं। यानी व्हाट ए या हाउ देख लीजिए, इसके तुरंत बाद अगर नाउन है तो ग्रेट में बदलेंगे। एक बात एक और भी आपको बता दें, हाउ के बाद नाउन आता होता नहीं है, क्योंकि हाउ एक, ठीक है ना, एडवर्ब है, उसके साथ एडजेक्टिव ही आता है, ठीक है ना। इसलिए हम आपको पॉइंट बता दें कि हाउ आने पे हमेशा वेरी में बदल दिया करिए। क्लियर? हाउ के साथ नाउन आता नहीं है, वो एक एडवर्ब का काम करता है इसमें प्रकट करने के लिए। तो व्हाट ए को ही आपको ध्यान देना। व्हाट ए के बाद अगर देख लेना, अब भाई नाउन आएगा तो ग्रेट में बदल देना। व्हाट ए हाउ दोनों कहा गया है, लेकिन हाउ के बाद नहीं आएगा, कहा वाले गया। क्लियर? एक साथ दोनों रूल बताया गया। तो नाउन आएगा तो बदल देना ग्रेट में। और देखिए अगला रूल करा, व्हाट ए या हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव आता है तो इन्हें वेरी में बदल देते हैं। व्हाट ए या हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा तो किस में बदल देंगे? वेरी। तो भाई हाउ के बाद तो एडजेक्टिव अक्सर आता है, ठीक है, वो आएगा ही, क्लियर है। और व्हाट ए के बाद भी देख लेना, एडजेक्टिव आ जाएगा तो वेरी में बदल देना। उदाहरण देख लेते हैं। राम से राम ने कहा, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो। वाक मीन्स चलना, पैदल चलना, टालना। तो हम दूसरे से यही कहेंगे, राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, राम आश्चर्य के साथ कहा दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, कि मैं बहुत तेज चल रहा था। तो यहाँ देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है राम सेट के बाद और यू इधर दिया गया है। तो जब यू दिया गया तो मी ऑब्जेक्ट मान के आई कर लेंगे। चाहते तो आप एक्सक्लेम्ड टू मी विथ सरप्राइज भी कर सकते थे। अगर ऑब्जेक्ट लिखना होगा तो टू मी लिख सकते हैं एक्सक्लेम साथ, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत, बताए थे ना, सही रहता तब भी, ठीक है ना। क्योंकि हम वहाँ आई लिखेंगे दैट के बाद तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई ये मी ही माने हैं, तभी तो आई लिखे हैं। अगर ही लिखेंगे तो मान लिया जाएगा हिम माने हैं। अब एक बात यह भी जान लीजिए, हाउ या व्हाट वाले वाक्य में अगर मतलब बताया गया था आश्चर्य प्रकट होता है ना, तो वंडर या एक्सक्लेम्ड विथ वंडर या सरप्राइज कर सकते हैं। भाई अर्थ के अनुसार अगर दूसरी चीज़ प्रकट हो दूसरा भी कर सकते हैं। अगर कुछ ना प्रकट, आपके समझ नहीं आ रहा क्या प्रकट हो रहा है, आश्चर्य की, क्रोध की, पश्चाताप, तो आप कुछ मत करिए, एक्सक्लेम्ड बाद तुरंत दैट लगा दीजिए। ये भी आपका वाक्य सही है, क्योंकि ये रूल आपको विद्या प्रकाशन की किताब में इंटरमीडिएट के दिया गया है, ठीक है। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की किताब देखेंगे तो उसमें ये बताया गया कि अगर हाउ या व्हाट रहेगा तो हम सेड को अधिकतर एक्सक्लेम्ड में बदल देने से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर चाहे तो आप करना चाहें तो विथ वंडर, विथ एंगर, विथ रिग्रेट, जो भी प्रकट हो रहा है उसी के हिसाब से विथ करके उसको लिख के बना भी सकते हैं। हाँ, वहाँ आपको एक्सक्लेम्ड से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी आ जाता है एलास, ओ, आ, हुर्रा, ये भी आ सकता है। हाउ या हाउ के पहले भी आ जाता है कभी कभी, तो वहाँ आप जो है, तो एलास आ गया तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो लगाना जरूरी है। हुर्रे आ गया तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाना जरूरी है। नहीं आया है तो आप भाई तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए आगे अगला वाक्य देख लेते हैं। इसमें ही सेड, उसने कहा व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ। अब ध्यान देना, व्हाट ए के तुरंत बाद क्या है, नाउन आया है। ए के बाद ए आया है तो भाई एक वचन पहले नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट आई प्रोनाउन है, आई एम वर्ब है। तो ये एक के शब्द है तो हमेशा नाउन ही रहेगा। और व्हाट, ठीक है ना, व्हाट ए के बाद दो शब्द रहेगा तब सब्जेक्ट रहेगा, तो जान लीजिए पहला वाला एडजेक्टिव रहेगा, ठीक। तो इसमें होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, वह पश्चाताप के साथ कहा
दैट ही वॉज ए ग्रेटफुल, कि वह महान मूर्ख था, महामूर्ख था। ग्रेटफुल माने महामूर्ख या बड़ा मूर्ख। क्लियर। तो अब इसमें आप बाई चांस आपको नहीं पता चल रहा है कि रिग्रेट प्रकट हो रहा है तो आप परीक्षा में कोई टेंशन ना लेना, ही इज क्लेम्ड दैट कर देना, ही वॉज ए ग्रेटफुल, तब भी आपको कोई गलत नहीं काटेगा। उसने कहा कि वह अत्यधिक मूर्ख था, क्योंकि इनडायरेक्ट में हम अपने हिसाब से कहते हैं ना, हम ये भी कैसे उसने पश्चाताप के साथ कहा कि वह महामूर्ख था, या ऐसे कैसे उसने कहा कि वह महामूर्ख था। इस क्लेम का अर्थ भी होता कहना, चिल्ला कर कहना, थोड़ा कोई फीलिंग्स रहता ना, आदमी दुख से भी चिल्लाता, सुख खुशी से भी चिल्लाता है, शाबाशी देने के लिए चिल्लाता है, घृणा नफरत हो जाती तब भी चिल्लाता है, आई हेट यू, ठीक है ना। क्लियर, जो भी है तो इस तरह से चिल्लाता है। तो इसलिए एक्सक्लेम्ड उसके लिए चिल्लाना, इसका अर्थ होता है चिल्ला कर कहना, ठीक। फीलिंग्स जो होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, उसमें कहने का अंग्रेजी एक्सक्लेम लिखा जाता है। चलिए नोट देख लेते हैं। आधुनिक नियमों के अनुसार वाट ए या हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड का प्रयोग ही उपयुक्त माना जाता है, अतः उपयुक्त वाक्यों को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। जो आपको अभी रूल नहीं बताए, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग ही पर्याप्त माना जाता है, विथ वंडर विथ रिग्रेट लगाना जरूरी नहीं है, जो विद्या प्रकाशन की किताब में भी दिया है वो चीज़ यहाँ नोट करके आपको समझाया गया। जैसे राम सेड, राम ने कहा हाउ फास्ट आर यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो, तो राम एक्सक्लेम दैट आई वॉकिंग वेरी फास्ट, राम ने कहा कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ। अब यहाँ देखिए यही वाक्य ऊपर दिया गया था, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज दिया गया था ना, सेम वाक्य वही है, विथ सरप्राइज हटाकर भी बना दिए हैं तब भी सही है। क्लियर। अगला है ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, तो ही एक्सक्लेम दैट ही वाज ए ग्रेट फूल, तो यहाँ भी देखिए विथ वन मतलब रिग्रेट वगैरह नहीं लगाए हैं। अब बात समझ में आ गया, यानी कि अगर आप कन्फर्म हो कि हाँ ये चीज़ प्रकट हो रहा है तो लगा देना, नहीं तो अनायास लगा के गलत मत करना, एक्सक्लेम के बाद दैट ही लगा देना, बहुत ज़्यादा वाहवाही में मत पड़ना कि नहीं हम लगाएंगे। अगला, यदि वाक्य में लास्ट रूल है गुड हेवेंस का प्रयोग हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देते हैं। गुड हेवेंस से आश्चर्य प्रकट होता है, ठीक ना, तो गुड हेवेंस वन होता है आश्चर्य की बात है, तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देना, या तो वंडर में भी बदल सकते हो, वंडर माने आश्चर्य होता है, ठीक ना। अब देखिए उदाहरण, गुड हेवेंस आश्चर्य की बात है, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, मैं अपनी चाबी कहीं पर गिरा दिया, ड्रॉप मींस गिरा देना। ही सेड, उसने कहा, मान लीजिए कोई आदमी है तो वो रोज़ अपनी चाबी लेके चलता था, कहीं नहीं गिरती थी, एक दिन गिर गई उससे, तो आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य की बात है, मैं चाबी कहीं पर गिरा दिया हूँ, मेरी चाबी कहीं पर गिर गई है, तो हम दूसरे से कहेंगे यही उसकी बात को सुनकर, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वह आश्चर्य के साथ कहा, दैट मींस की आई का ही हो गया, हैव का हैड, ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर, कि वह अपनी चाबी कहीं पर गिरा दिया। क्लियर हो गया, ना पाने पर चाबी उसको आश्चर्य हुआ, जेब में तो रखे थे कहाँ गई। तो आई होप आपको रूल्स और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। बस इसके बाद आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 25 एक्सरसाइज बताया जाएगा। तो आइए आज आपको एक्सरसाइज नंबर 25 बताया जा रहा है आपको। इसके बाद इसके पहले आपको बता दिया गया इसके रूल्स और एग्जाम्पल्स। देखिए 10 वाक्य दिए हैं, 10 का आप इनडायरेक्ट देख लीजिए, पहले आप लोग जो किए हो मिला लीजिए, जो नहीं कर पाए तत्काल लिख लीजिए। ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स, उसने कहा कि वह कितना अच्छा गाती है, तो ही सेड का एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट। देखिए एक्सक्लेम्ड साथ आप चाहो तो विथ वंडर लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, बताया गया था भी नियम ना, नहीं भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा। आश्चर्य के साथ कहते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, वह आश्चर्य के साथ कहा हाउ वेल शी सिंग्स, वह कितना अच्छा गाती है। भाई सुनने के बाद उसको आश्चर्य हुआ, बहुत अच्छा गाती, सोचे नहीं इतना अच्छा गा देगी। क्लियर। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट, उसके बाद जो है सी का सी ही रहेगा दैट के बाद, और सिंग्स हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सी सिंग्स, हाउ का बेरी हो जाएगा, सी सिंग्स बेरी बेल, क्योंकि बेल आपका एडजेक्टिव बताया था ना, हाउ के बाद कभी नाउन नहीं आता है, ठीक ना, हाउ को हमेशा आप बेरी में बदल दिया करिए। शी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट शी सिंग्स वेरी वेल। अगला है द चाइल्ड सेड, चाइल्ड ने कहा कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है, तो द चाइल्ड सेड का एक्सक्लेम्ड कर दीजिए, ठीक है ना। अब एक्सक्लेम्ड विथ वंडर लगाओ या दैट डायरेक्ट लगा सकते हो, बताया गया था आपको। दैट द फ्लावर इज का आवाज हो जाएगा। अब हाउ ब्यूटीफुल का हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल। ध्यान देना दैट के बाद पहले सब्जेक्ट ऑफ वर्ब लिखा जाएगा जो लास्ट में रहेगा, तब हाउ या व्हाट को बदल के वेरी या ग्रेट में लिखा जाता है, तब उसके बाद वाला शब्द लिखा जाता है। क्लियर। द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा व्हाट ए लेजी बॉय यू आर, तुम कितना आलसी लड़के हो। तो इसमें क्या है कि एक्सक्लेम्ड कर देंगे, द टीचर एक्सक्लेम्ड, ठीक है ना।
एक्सक्लेम के बाद आप यहाँ तो थोड़ा सा क्रोध प्रकट कर रहे हैं ना, कितना आलसी। एक्सक्लेम विथ एंगर भी कर सकते हैं, एंगर माने क्रोध, और नहीं करना चाहो तो दैट से ही काम चला सकते हो। एक्सक्लेम विथ एंगर या एक्सक्लेम दैट दोनों कर सकते हो। आप देखिए हाउ व्हाट लेजी बॉय, तुम कितना आलसी लड़की हो। तो आप कह दीजिए कि दैट के बाद यू का बदल दो बॉय के अनुसार ही, बॉय से ही कहे ना, तो भाई बॉय से कहें कन्फर्म है तो ही करोगे, ठीक ना। ही आर का वाज हो जाएगा, ए बेरी फिर लेजी बॉय, ए बेरी लेजी बॉय, क्योंकि देखिए यू आर का ही वाज हो जाएगा। ए लेजी बॉय, बॉय नाउन है, बॉय पहले लेजी एडजेक्टिव आया है, ठीक ना। वाट ए के बाद नाउन से पहले एक शब्द और बीच में आया तो वो एडजेक्टिव रहता है, क्लियर। अगला द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा वाट ए पिटी, कितना अफसोस की बात है, ठीक है ना। पिटी मीन्स दया या तरस की बात, अफसोस की बात। सी हैज़ नॉट लर्न गुड मैनर्स, उसने अच्छे तौर तरीके भी नहीं सीखे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, द टीचर सेड का एक्सक्लेम कर दिए, पहली बात तो एक्सक्लेम्ड, उसके बाद दैट कर दीजिए। दैट के बाद देखिए वाट ए पीटी, वाट ए के बाद तो नाउन तो आया है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आता ना तो हम सब्जेक्ट इट मान लेते हैं, वर्ब इज मान लेते हैं। तो वाट ए पीटी इट इज, वहाँ मान लीजिए इट इज, क्लियर, कितना तरस की बात है। तो अब उसमें दैट के बाद अब वही इट जो मानो उसको लिख दो, और इसका क्या हो जाएगा वाज, इट वाज ए कर दो और वाट को बदल दो ग्रेट में, क्योंकि एक नाउन है तुरंत, ठीक ना। इट वाज ए ग्रेट पिटी, इसका भी मतलब अत्यधिक तरस की बात थी। अब उसके बाद एंड करके अगला वाक्य जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो, हाँ। एंड सी हैज़ नॉट लर्न गुड, हैज़ का हेड कर दिए, ठीक है ना। एक बात है भाई कि एंड तो इससे तो जोड़ोगे, एंड के बाद थोड़ा सा और लिख दो और बेटर हो जाएगा। एंड टोल्ड हर कह दीजिए और उसे बताया, एंड टोल्ड हर और उसे बताया कि, और एंड सेड दैट भी कर सकते हो और कहा कि, क्लियर। टोल्ड करोगे तो हर मानना पड़ेगा, नहीं तो एंड सेड दैट से भी काम करेगा। उसके बाद सी का सी हैव का हैज का सी हैड कर दो, नॉट लर्न गुड मैनर्स, क्लियर भाई। पहले तो इस्लामेट विस्मय बोधक वाक्य में कहा गया, दूसरा वाक्य SR2 है, SR2 को हम एंड सेड दैट से जोड़ देते हैं या एंड टोल्ड हर दैट से जोड़ देते हैं तो और बेटर हो जाता, क्लियर। अलग एक प्रकार का होता तो एंड से काम चला देते, नहीं तो रिपोर्टिंग वर्ब की को भी हम लिखते हैं, कंजक्शन भी लिख देते हैं अलग से। अगला है द ओल्ड वोमेन सेड, बूढ़े और सॉरी द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा गुड हेवंस, माने आश्चर्य की बात है, द हट हैज कॉट फायर, झोपड़ी में आग लग गई है। तो पहली बात तो सेड को आप एक्सक्लेम में करो, उसके बाद विथ वंडर लगा दो, क्योंकि गुड हेवंस के लिए विथ सरप्राइज बताया गया किताब में ना, तो सरप्राइज या वंडर दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। ही इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही नहीं सॉरी द ओल्ड मैन इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज। टाइम कम है, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं इसलिए आप समझ लीजिएगा। He is claimed, the old man is claimed with surprise. Good heavens हैज दैट लगा के जोड़ दीजिए। द हट, हट के बाद हैज का हाइड कर दीजिए, ठीक है ना। हैज का हाइड कर देंगे, पास्ट टेंस हो जाएगा, झोपड़ी में आग लगी थी। छठवां, हिज ब्रदर सेड व्हाट ए स्टूपिड फेलो यू आर, तो सेड का इस क्लेम्ड पहली बात तो कर दीजिए। हिज ब्रदर सेड का इस क्लेम्ड हो जाएगा, उसके बाद दैट लगा दीजिए। यू को आप ऑब्जेक्ट ही मान लीजिए, हिम मान लीजिए, मी मान लीजिए, जो भी बदल सकते हो। मान लीजिए ही मान लिया गया, हिम मान के ही कर दिए। आर का वाज, ही वाज ए कर दीजिए। स्टूपिड फेलो, फेलो नाउन है, स्टूपिड आपका एडजेक्टिव इसलिए बेरी लगा दीजिए। ही वाज ए वेरी स्टूपिड फेलो, तो हो जाएगा हिज ब्रदर इज क्लेम्ड दैट ही वाज ए वेरी स्टूपिड फेलो। इस क्लेम्ड से काम चला लो या विथ वंडर भी लगा सकते हो। चलिए अगला वाक्य है, सी सेड टू हिम गुड बाय माई फ्रेंड, उसने वह उससे कहा गुड बाय माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। गुड बाय माने अलविदा, जाने का नमस्कार। तो आप देखिए गुड बाय आने पर तो बेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो सेड टू का बेड का दिए, आफ्टर टू सेंटेंस का पहले इसमें दिया गया, ठीक ना। सी बेड, आप देखिए हिम के जगह ना, अब हिम हटा क्योंकि माई फ्रेंड है ना, तो माई को हिम के अनुसार बदलोगे हिज। सी बेड हर हो जाएगा, सॉरी लड़की है ना। सी बेड हर फ्रेंड, सी बेड हर फ्रेंड, उसके बाद कर दीजिए गुड बाई, बस। हम दूसरे से यही कहेंगे ना, वो अपने फ्रेंड को गुड बाई कही, अपने सहेली को गुड बाई कही। या एक तरीके से और बना सकते हो, सी बेड उसके बाद हिम हटा के गुड बाई टू हर फ्रेंड,
ठीक है, शी बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड को क्या कहे, गुड बाय कहे। समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया। वो उससे कहे गुड बाय माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड गुड बाय। लड़की है तो जिससे कह रही है वो लड़का है तो बॉय फ्रेंड है उसका, क्लियर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड दोनों होते हैं, ठीक है। सी क्राइड आउट हाउ अनग्रेटफुल बॉय इज, तो सी क्राइड आउट का मतलब एक्सक्लेम्ड कर दो, सी एक्सक्लेम्ड दैट हाउ इज अनग्रेटफुल माई ब्रदर इज, तो दैट के बाद माई ब्रदर का आप कर दो, सी के अनुसार माई का हर हो जाएगा, दैट हर ब्रदर इज का वाज, हर ब्रदर वाज। अब अनग्रेटफुल पहले बेरी लगा दीजिए, बेरी अनग्रेटफुल, ठीक है। सी क्लेम्ड दैट हर ब्रदर वाज बेरी अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल माने कृतज्ञ ना होना, एहसान न मानना। नाउ हर फ्रेंड सेड व्हाट एन अट्रैक्टिव फेस सी हैज, तो सेड का एक्सक्लेम कर दीजिए, दैट लगा दीजिए, फिर सी हैज का हैड कर दीजिए, सी हैड ए, फिर बेरी लगा देना, तब अट्रैक्टिव फेस जोड़ देना, ठीक है ना। सी हैड ए वेरी अट्रैक्टिव फेस। आपका लास्ट वाक्य है अनुभा सेड व्हाट ए फुलिश डीड आई हैव डन, तो सेड का एक्सक्लेम्ड कर देंगे, अनुभा एक्सक्लेम्ड दैट, आई का अनुभव के अनुसार जो है लड़की है ना, सी हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, सी हैड डन, ठीक है ना। डन के बाद ए बेरी कर देना है, ए बेरी फुलिश डीड, देखिए फुल नाउन था, फुलिश एडजेक्टिव है, ठीक है ना, डीड माने कार्य होता है, नाउन है, तो जगह फिर से बता दे रहे हैं। अनुभा एक्सक्लेम्ड दैट सी हैड डन ए वेरी फुलिश डीड, अनुभा ने कहा कि वह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य कर चुकी है, क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको पूरा एक्सरसाइज। उसके बाद आपको अपडेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक, और उसकी एक्सरसाइज बताए जाएंगे आप लोग। इसके बाद कल अध्ययन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।